नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम जाने माने जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी बिहार पहुंचे हुए हैं और पानी पंचायत को लेकर के बिहार में इनका 3-4 दिनों का कार्यक्रम चल रहा है और खासकर दक्षिण बिहार में इनका कार्यक्रम है। और बता दें कि बिहार का उत्तरी हिस्सा जो है बाढ़ के कारण ग्रस्त रहता है और दक्षिणी हिस्सा सुखाड़ के चलते त्रस्त रहता है। और सबसे दुखद बात है कि दक्षिणी हिस्से में कई नदियां हैं और उसके बावजूद यह स्थिति है। तो सर चूंकि इस पे बहुत काम कर चुके हैं, देश दुनिया में इनका नाम है, कई पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में आखिर जो ये वजह है, किस वजह से लोग सुखाड़ का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो नमस्कार सर, थोड़ा बताएं। नमस्ते। देखिए, उत्तरी बिहार में जो हिमालय का नेपाल वाला हिस्सा है वो ऐसा ट्रेंगल में, तो जब वहाँ बारिश होती है तो पूरा उत्तरी बिहार बाढ़ में डूब जाता है। ये जो दक्षिण का इलाका है, इस दक्षिण के इलाके में ये थोड़ा जो बारिश होती है वो बारिश का पानी पठारी होने के कारण थोड़ा नीचे की तरफ निकल जाता है। तो दक्षिण बिहार की जो गंगा है वो तिलैया है। तिलैया नदी झारखंड से आती है और झारखंड में उस पर एक बड़ा बांध बन गया तिलैया। तो जो भी पानी पहले बिहार की जमीन पे आता था वो सब अब वहाँ रुक जाता है। तो ये जो नीचे वाला दक्षिण बिहार है वो बेपानी हो जाता है। तो यदि हम तिलैया बांध से, जो हमारा झारखंड के साथ एग्रीमेंट था बिहार का, भारत सरकार इसमें थोड़ा दखल देगी, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को बैठा के इसका जो प्रोजेक्ट का पानी है वो उतना हिस्सा दे दे। तो ये बिहार सरकार ने इतना अच्छा बराज बनाया है यहाँ पर। इसमें लेफ्ट साइड भी कैनाल है, राइट साइड भी कैनाल है, लेकिन चूंकि पानी नहीं है तो लेफ्ट साइड तो कैनाल चलता नहीं है। राइट साइड 2 कैनाल है तो 2 चलती है, लेकिन कब चलती है जब बारिश होती है। तो केवल बारिश के दिनों में जब थोड़ा पानी आता है थोड़े दिन चलती है। तो ये तीनों कैनाल चलने लगे, लेफ्ट राइट कैनाल, और नदी में भी पानी चलता रहे। उसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें बारिश के दिनों में तो ये पानी रोक ही लेते हैं। ये तो अच्छी बात है कि बारिश में रोक के अपने कैनाल्स में पानी छोड़ देते हैं। तो कैनाल में भी जो उनके पुराने तालाब हैं, ताल हैं, वो भी भर जाते हैं। लेकिन अब गर्मी के दिनों में इस मिट्टी में अच्छी फसलें हो सकती है, लेकिन इन दिनों में पानी नहीं है तो यहाँ के लोग फसल नहीं बोते और लाचार बेकार बीमार होकर उजड़ के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के लिए प्लान करते हैं। प्लान क्या, डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो मैंने देखा कि शुरू में तो प्लान करते हैं, जब पानी आता है तो वापस आ जाते हैं, जब पानी नहीं होता तो चले जाते हैं। पर अब तो डिस्प्लेस हो गए। डिस्प्लेस का मतलब होता है कि अब हमेशा के लिए सोचते हैं कि अब वही मजदूरी करें, बरसात के दिनों में भी वही मजदूरी करते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये पलायन तो बिहार का पुराना कैरेक्टर था, लेकिन अभी वो पलायन से बदल के डिस्प्लेस हो गया, विस्थापित हो गया। विस्थापित हो गए लोग, जाके फिर वापस आने का सोचते ही नहीं, वहीं बस जाते हैं। तो ये जो विस्थापन है ये ठीक नहीं है। इसलिए इस इलाके को अच्छा बनाना जरूरी है। दक्षिण बिहार में तिलैया बांध से पानी आएगा तो ये जो इलाका है पूरा, जो बहुत ही कष्टप्रद है, नवादा है, खांडवा है, नालंदा है, इनको खेती के लिए पानी मिलने लगी। इसलिए भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से, भारत सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसको तत्काल प्रभाव से इन नदियों को, जो बिहार का हिस्सा है, वो पानी देना चाहिए। इस नदी जोड़ योजना जो सरकार लाई उसका क्या महत्व है, वो बिहार के लिए कितना उपयोगी है? देखिए, नदी जोड़ में यदि आप बहुत लिफ्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा लिफ्ट, जैसे अभी बिहार सरकार ने गंगा का पानी लिफ्ट करके थोड़ा गया को, थोड़ा राजगीर को पानी दिया है, नवादा को थोड़ा पीने का पानी दिया है। तो ये तो इस लेवल तक के प्रोजेक्ट अच्छे हैं। पर जो इनका पूरा प्लान है कि एक नदी जो बहुत नीचे बहती है, उस नीचे की नदी का पानी वापस ऊपर उठा के लेके आना, महानदी में डालना,
ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है। या बिहार में भी पानी को बहुत नीचे से लिफ्ट करके फिर ऊपर लेके जाना, बजाय इसके कि नीचे से पानी को ऊपर लेके जाए, जो पानी ऊपर बरस रहा है उसका वही प्रबंधन करें। और बिहार में भी जो ताल पाल झाल थी वो कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का बिहार का बहुत पुराना मॉडल था। और बिहार तो पानी पर तैरना जानता था और बिहार पानीदार राज्य था। बिहार में कभी भी ये जो स्केर्सिटी ऑफ वाटर है जो अभी मैं आज देख रहा हूँ, ऐसी स्केर्सिटी ऑफ वाटर बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ये नई हिस्ट्री है। और ये नई हिस्ट्री जब हमारा एग्रीकल्चर पैटर्न बदला, हमने कमर्शियल एग्रीकल्चर शुरू किया, उसमें पानी की खपत बहुत बढ़ी, तो उससे हमारा डिस्चार्ज तो बहुत बढ़ता चला गया। लेकिन रिचार्ज हम उतना ज़्यादा नहीं कर पाए जिससे पानी का लेवल मेंटेन रहे। पानी का लेवल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है और उसका कारण ये है कि 10-11 जिले यहाँ के भी जल अपेक्षित हो गए हैं। तो ये जो जल अपेक्षित जिले हैं ये पहले नहीं थे, आज़ादी से पहले ये इलाका इतनी हालत खराब नहीं थी जितनी हालत अभी खराब है। अभी बिहार में बाढ़ भी है, सुखाड़ भी है। तो ये जो बिहार में बाढ़ सुखाड़ बढ़ा है, ये यूं देखें तो वैसे तो पूरे भारत में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, लेकिन बिहार में इसका समाधान आसान है। और इसके समाधान की जो कोशिशें बिहार सरकार ने की हैं उनको थोड़ा और तेज कर दें तो ज़्यादा जल्दी से इसका सामना किया जा सकता है। जैसे बिहार सरकार ने वो गंगा का प्रोजेक्ट का पानी लाके नवादा, नालंदा, राजगीर को दिया, गया को दिया, ये अच्छी बात है। ऐसे जैसे जिस प्रोजेक्ट पे मैं बैठा हूँ ये अभी 2020 में कमीशन हुआ है, तो इसमें दिक्कत ये हो गई है कि ऊपर का पानी जो इसको मिलना चाहिए था वो झारखंड में देना बंद कर दिया, झारखंड दे नहीं रहा, इसलिए इसका प्रॉब्लम बढ़ गया है। मुझे यही कहना है कि हम भारत के लोग पानी का तीन लेवल पे अधिकार बांट दिया है। हमारे संविधान ने, भारत के संविधान ने जो इंटर स्टेट रिवर्स हैं उनके जो फ्लो हैं, उनके जो इन्वायरमेंटल फ्लो है, वाटर फ्लो है, उसका पूरा राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। उसका पूरा राइट उनके पास है कि किस नदी को कितना फ्लो देना है और कितना पानी देना है और कितना नहीं देना, और कब देना और कब नहीं देना, ये अधिकार उनके हाथ में है इंटर स्टेट रिवर के मामले में। और जो राज्यों में बरसने वाला पानी है उस राज्य की नदियों का, स्ट्रीम का, राज्य के पानी का अधिकार राज्य सरकार को है। साथ ही साथ 73rd और 74th अमेंडमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है उसने पानी की उपलब्धता के लिए और पानी की व्यवस्था करने का अधिकार हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को और हमारी पंचायतों को दिया है। तो ये जो भारत का जल अधिकार है वो 3 लेवल पे डिवाइडेड है। पहले नंबर की सरकार भारत सरकार, दूसरे नंबर की राज्य सरकार और तीसरी सरकार है हमारी नगर पालिका पंचायत। तो ये जो पानी का अधिकार बटा है इसके कारण नदी जोड़ करना और पानी लेके आना ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी, जुडिशियल भी, इकोनॉमिकल भी, कल्चरल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी जिस प्रोजेक्ट पे हम बैठे हैं ये भी तो डाइवर्जन प्रोजेक्ट ही है ना। तो इसका फेल्योर का कारण क्या है? इसका फेल्योर का कारण है कि झारखंड ने पानी नहीं दिया। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री ये कहने को तैयार नहीं है कि मेरे पास ज्यादा पानी है और मैं ज्यादा पानी देने को तैयार हूँ। इसलिए लिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट को यदि आप सक्सेसफुली करना चाहते हैं तो पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर बदलाव करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का बदलाव होगा तो आगे होगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये जो लिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है उसे भारत के लोग नहीं चाहते, क्योंकि वो भारत में तो केवल करप्शन और पॉल्यूशन और उसका एक लिंकेज है, वो रिवर लिंकेज नहीं है, वो करप्शन का लिंकेज है। क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें गांव के गरीब लोगों को जो पानी जिनको चाहिए उनको पानी वानी नहीं मिलने वाला है। वो तो बड़े बड़े लोगों को ही, बड़ी कंपनियों को ही पानी मिलने वाला है और बड़ी कंपनियों का ही उसमें बड़ा फायदा है। वो प्रोजेक्ट तो अलग है। लेकिन बिहार में जिस तरह से इन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए हैं ये उतने बड़े भयानक नहीं है, ये अच्छे हैं, इनको और बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये डाइवर्जन के लेवल पर
लिफ्ट करने का प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे इसी प्रोजेक्ट पे हम बैठे ना, जी। इसमें कोई लिफ्ट का तो खर्चा है जी। नहीं, ना बिजली का खर्चा है, ये नेचुरल फ्लो पे है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि पानी नहीं है। तो हमारा कहना ये है कि लिंकिंग ऑफ रिवर में जैसे धांडर का फेल्योर है, ये तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, ऐसे वो तो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। जी। महानदी को ब्रह्मपुत्र के साथ जोड़ने की नदियां हैं, तो फिर कैसे पानी आएगा? वो तो उसका तो सपना देखना ही ठीक नहीं है। पर बिहार में जिस तरह से छोटे छोटे डाइवर्जन है वैसे ठीक है। इंटर स्टेट लेवल के डाइवर्जन करना अच्छा है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड लिमिटेशन नहीं है, उसमें करप्शन ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को पता है लोकल लेवल पे जो काम हो रहा है लोगों को दिखता है। लेकिन वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट 4 स्टेट पार करके पानी लेके आना तो किसी को पता ही नहीं है कि कौन कितना क्या हो रहा है। इसलिए जो छोटे डाइवर्जन प्रोजेक्ट हैं वो ठीक है, लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट हमारे लिए ठीक है। सर, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए दक्षिण बिहार का इलाका है और इस नवादा जिले में 6 नदियाँ हैं। एक नदी सकरी नदी है जिसका स्वतंत्र इकाई है, और जो 5 नदियाँ हैं वो बरसात में भी ठीक तरह से पानी नहीं आ पाती और उसी से निकल के पंचाने बनी है। तो इन सब चीजों को लेकर के अगर सरकार सर समझना चाहेंगे तो आखिर इसमें कहाँ पे क्या देखना है? देखो, जिसको आप पंचाने कहते हैं वो धनार्जे है, तिलैया है और मंगूरा है, खुरी है, धाडर है और एक सकरी है। ये 6-7 नदियां हैं। सकरी तो इंडिपेंडेंट है, अलग है, लेकिन ये पांचों पंचाने में जाती हैं। इन पंचाने में जो जब बहती थी तब ये जो फॉरेस्ट एरिया है ना हमारा झारखंड वाला, उस इलाके का सारा पानी नीचे तक आता है। तो उस इलाके के कारण वो नदी सदा नीरा थी, शुद्ध सदा नीरा होकर बहती थी। अब तिलैया जो दक्षिण की गंगा है वो तो रोक दी झारखंड में, तो उसका पानी तो अब नीचे आता नहीं है। तो उसके नहीं आने से ये जो सारी पांचों नदियों का हेल्थ है वो खराब हो गया। और इन नदियों की हेल्थ खराब हुई है इसलिए कि इनको फ्लो नहीं मिला। जैसे हमारा शरीर में रक्त है, इसको कहीं से तुम बांध दो तो सारे शरीर का रक्त तो थोड़े तो सफर करेगा। तो ठीक वही हुआ है। तिलैया बांध का पानी सब बिहार को के कैनाल सिस्टम को नहीं मिलने के कारण ये दिक्कत बढ़ी है कि दक्षिण बिहार में जो इन सरकारों ने कुछ अच्छे काम किए वो भी सफल नहीं हो पा रहे। इसलिए हमें ये पांचों नदियों का सूखना, तिलैया नदी पर बांध बनना और ये जो और 4 छोटी नदियां हैं इन पर भी बांध बन गए हैं, जिनके कारण पानी नीचे फ्लो नहीं कर रहा है। देखो, बांध का मतलब समझना चाहिए। एक तो बांध को होता है कि जब तुम सारे पानी को नीचे तक ड्रिल करके रोक देते हैं, नीचे बिल्कुल पानी नहीं जाए। बांध मैंने भी बनाए, मैंने 14,000 के आसपास बांध बनाए हैं, लेकिन ये सारे बांध ऐसे बनाए हैं कि ऊपर का पानी 30% पानी वो अपने किसान लोग ऊपर के ही जहाँ वर्षा है खेती में काम ले ले, 70% पानी नदी में फ्लो करता है। और वो बारिश के दिनों में नहीं करता, वो बारिश के बाद फ्लो करता है। बारिश के दिनों में तो वो पानी ऊपर ही रुक गया, फिर नीचे धीरे धीरे आता है जब पानी की जरूरत है। अब देखो, मई का अंत है, जून आने वाला है, हमारी सेवनी नदी में भरपूर पानी बह रहा है। और जब इस नदी में पानी नहीं बहता था तो इस इलाके के सारे लोग बंदूक लिए लूटपाट करने के काम करते थे। और ये लूटपाट करने की हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है, कुल 30 साल पुरानी है। नदी तो जैसे इसका पानी सब माइनिंग के कारण डिस्टर्ब हुआ, इस इलाके में ये जब जितना भी पत्थर आता है ना दिल्ली में, रेड स्टोन, वो सारा मेरे इलाके से आता है, इस करौली धौलपुर वाले इलाके से। तो ये कैचमेंट में जो माइनिंग हुई, उस माइनिंग के कारण ये नदियां खत्म हो गई दोनों। अब हमने उनको थोड़ा ऐसे किया कि वो जो बारिश का पानी है उसको नदी में ऊपर ही रोकना शुरू किया, और वो बांध ऐसी जगह बनाए जिससे वो पानी धरती के पेट में होकर नीचे जा सके। तो पूरे साल नदी में पानी रहता है।
तो जितने भी ये डाकू बने थे सब, अब बंदूक छोड़ के खेती करने लगे। तो ये यदि आप अपने इलाके का काम करना चाहते हैं, शांति का करना चाहते हैं, तो पानी सबसे जरूरी है शांति कायम करने के लिए। लोगों को पानी मिलेगा तो खेती करेंगे, लोगों को पानी मिलेगा तो स्वस्थ रहेंगे, लोगों को पानी मिलेगा तो प्यार से जरा आनंद में रहेंगे। जब पानी नहीं होता ना, तुम दो दोपहरी में पानी मत पियो, देखो तुम्हारा दिमाग कैसे खराब होता है, मिजाज बिगड़ जाता है। जब पानी नहीं होता तो धरती को बुखार चढ़ जाता है और मौसम का मिजाज बिगड़ जाता है। तो ये जो पानी है ये हमारी हेल्थ को भी ठीक रखता है और मौसम के मिजाज को भी ठीक रखता है। इसलिए इन पांचों नदी को यदि ठीक करना है, ये दक्षिण बिहार के इस इलाके को, धनरेज को, तिलैया को और मांगूरा को, पुरी को, तो आपको ये तिलैया वाला जो सदा नीला नदी की, उसका एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कराना जरूरी है। अब जैसे सर कई नदियां अस्तित्व में ही नहीं रहती। अब जैसे दो मुहाने नदी थी और वो नदी ही नहीं, उसको पहले बदला ही नाम बदला, उसका नाम उस नदी का अस्तित्व ही खत्म हो गया। देखो ये जो मुहाने नदी थी, दो मुहाने, ये खत्म हुई इसलिए कि जब उसमें बारिश गर्मी के दिनों में पानी नहीं रहा तो लोगों ने उसमें घर बनाने शुरू कर दिए। मैंने अभी देखा ना मुहाने का एरिया, मैं तो रास्ते में ही देख रहा था गाड़ी में बैठा हुआ, जहाँ वो नदी पहले बहती थी उसमें घर बना दिए। और किसने बनाए, कब्जे करवाए इसमें? सबसे ज्यादा कब्जे कराने का काम सरकारों की पंचायतें करती है। पंचायत जो होती है वो उसमें मुखिया कभी उनको कब्जे करने से रोकता नहीं है। अब देखो हमारे मुखिया साहब आज तो कह रहे थे कि भाई ये कर रहा है, पर उस गांव का तो मुखिया होता है ना यार, तो मुखिया को रोकना चाहिए ना ये गलत काम। तो सबसे ज्यादा कब्जे नदियों पर पंचायतें करवाती हैं और पंचायतों में जो डेवलपमेंट का पैसा है, अभी मैं वो कौन सा गांव था मुखिया जी? नारदीगंज में मैं आ रहा था। अब नारदीगंज में मेरे राइट साइड में नदी के बीचों बीच वो घाट बना रहे। अरे उस नदी में पानी नहीं है, तुम नदी के बीच में घाट क्यों बना रहे? तो मुझे बात में समझ में आया कि ये जो दोनों तरफ के लोग हैं वो वहां तक अपना कब्जा करेंगे उस नदी में। तो ये जो नदी में कब्जा करने का लोगों का चलन बढ़ गया है। सब अभी बिहार की नदियों में तीन बड़े खतरे हैं। पहला खतरा है कि कब्जे होना नदियों की जमीन पर, और नदी की जमीन पर एक तरह की जमीन पे नहीं, तीनों तरह की जमीन पे कब्जा है। जहां नदी बहती है उसको कहते हैं ब्लू जोन, उस पे कब्जे हैं। जहां नदी का बाढ़ के दिनों में पानी आता है उसको कहते हैं ग्रीन जोन, उसमें कब्जे हैं। और जो HFL होता है, हाई फ्लड प्लेन होता है, उसमें तो सारी में ही कब्जे हैं। तो नदी की जमीन नदी के लिए होनी चाहिए और नदी का ये अधिकार है, नदी को जीने का अधिकार है। अरे हम भारत के लोग नदियों को माँ कहते थे, इसका मतलब हम नदी को इंसान मानते थे ना, तभी तो माँ कहते थे। तो यदि हम नदी को इंसानी दर्जा देते हैं तो फिर नदी को प्रवाह मिलना चाहिए। उसका तुम खून बांध दोगे तो वो कैसे जिंदा रहेगी? तो नदी को जिंदा रहने का अधिकार है, नदी को शुद्ध सदा नीरा बनने का अधिकार है, नदी को अपनी तीनों तरह की जमीन पर नदी का ही अधिकार है। नदी की जमीन नदी के लिए ही होनी चाहिए, नदी की जमीन इंडस्ट्री के लिए नहीं होनी चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि बिहार में नदियों पर तीन बड़े खतरे हैं। एक तो है जमीनों पर लोगों का, नदी की जमीन पर लोगों का अतिक्रमण। दूसरा है कि नदी में खनन हो रहा है, माइनिंग बड़ा खतरा है। तीसरा, जहां नदी में जैसे गंगा जी है वहां पटना सारा अपना गंदा पानी नदी में डाल देता है। तो जिसको तुम माँ कहते हो उसको तुमने मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना दिया। अब माँ के सिर पे सारा मैला शहर का आ रहा है। कौन है ये? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पटना, सरकार है ना। तो सरकार यदि अपने लोगों को ही रोक दे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहे कि गंदे नाले नदी में मत डालो, और पंचायतों को कहे कि जो गंदा नाला नदी में डालेगा उसको हम मुखिया नहीं रहने देंगे, तो सरकार को कुछ करना चाहिए ना। यदि सरकार कुछ करेगी तो हमारे मुखिया सब बहुत अच्छे हैं, वो लग के ये अच्छे काम करने लगेंगे।
लेकिन सरकार ही नहीं करने देती उनको। सरकार उनको कहे कि भाई देखो, ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हारी पंचायत के सामने यदि कोई नदी में कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ न्याय पंचायत में कार्रवाई करके उसको दंडित करो, उसको रोको। और यदि कोई पंचायत नदी में गंदा नाला डाल रही है तो उसको रोको। ये सब काम हमारी सरकारों को, मुखियाओं को सिखाने चाहिए। मुखियाओं को ये अधिकार भी देना चाहिए कि वो गलत काम करने वालों को सजा दे सके, दंडित कर सके। तब तो भारत के संविधान की पालना होगी। भारत के संविधान में आपने 73rd 74th अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन उस अमेंडमेंट के एग्जीक्यूशन का लिए ना तो आपने पंचायतों को अधिकार दिया और ना पंचायतों को पैसा दिया। तो भाई ये पैसा भी दो उनको और अधिकार भी दो, तो फिर गांव के क्षेत्र में बरसने वाले पानी का इंतजाम पंचायती करा सकती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करा सकती है। ये बढ़ाने की जरूरत है। और यदि आपको फिर दोबारा से मैं कह रहा हूं कि इस दक्षिण बिहार को यदि पानीदार बनाना है तो आपको जलेई डैम का पानी लाना पड़ेगा। सरकार की भूमिका को कहां तक जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सरकार की भूमिका इतनी है, राज्य सरकार की भूमिका, क्योंकि वो मामला भारत सरकार के अंदर में है। पानी लेके आने का सरकार की भूमिका ये है कि भारत सरकार को एक्टिवली कहे कि भैया हमारा पानी का अधिकार हमें दिलाओ, हमारा जितना पानी है वो पानी हमें मिलना चाहिए, बस इतनी। अतिक्रमण करने में तो सरकार का भी रोल देखते हैं। मैंने वो कहा ना कि नदियों पर सबसे बड़े अतिक्रमण करने वाली कौन है? सरकार है। तो नदियों का अतिक्रमण रोकने के लिए मैं बराबर बिहार सरकार ने एक हरियाली जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट शुरू किया। उस प्रोजेक्ट में मैंने पूरे बिहार का भ्रमण किया और मैं सब जगह सारे कलेक्टरों को मैंने कहा कि देखो भाई, ये जो जल संरचनाएं हैं, ताल पाल झाल हैं, नदियां हैं, इनकी जमीन का आइडेंटिफिकेशन कर दो, डिमार्केशन कर दो और रिकॉर्ड में इनको नोटिफाई कर दो कि भाई ये ताल है, ये नदी है। ये यदि आप कर दोगे तो फिर कोई किसी की हिम्मत अतिक्रमण करने की नहीं होगी। फिर लोग लड़के अदालत से छुड़वा लेंगे यदि किसी ने कब्जा ही कर लिया तो। अभी क्या है, रिकॉर्ड ठीक नहीं है। रिकॉर्ड ठीक नहीं होने के कारण यदि किसी ने कब्जा कर लिया तो कब्जा करने वाला जो लठैत है, मसल्स और पैसे की पावर वाला है, वो अदालत में भी मुकदमा जीत जाता है और फिर कब्जा छूटता नहीं। यदि कब्जों को रोकना है तो फिर सारी जल संरचनाओं का, बिहार की जितनी जल संरचनाएं हैं, उनकी जमीन का आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन और नोटिफिकेशन होना चाहिए। हिंदी में इसको कहूंगा कि उन जमीनों का चिन्हीकरण, सीमांकन और राजपत्रितकरण होना चाहिए, रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए ठीक से। ये तीन काम करने की जरूरत है: चिन्हीकरण, सीमांकन और पंजीकरण, राजपत्रितकरण। बस इन सारे सवालों के साथ इसमें हम एक सवाल और सबसे जोड़ना चाहेंगे कि अगर मैंने बिहार सरकार को, एक तो आप बताएं कि 3 चीज होनी चाहिए, तो इसमें पब्लिक का कितना योगदान है? तो नदियों को या जल को, क्योंकि सब काम सरकार नहीं कर सकती है। देखो, पानी का काम केवल राज्य का नहीं होता। पानी का काम राज, समाज, महाजन, संत सबका साझा होता है। तो ये जो स्थिति बिगाड़ी है, ये स्थिति केवल सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि सरकार ने बिगाड़ी है, वो ठीक नहीं है। इस स्थिति को बिगाड़ने में समाज का भी हिस्सा है। ये जो बिहार के लोग हैं ना, ये भगवान के लाडले बेटे बेटियां हैं। इनको भगवान जी ने खूब पानी दिया है। यहाँ मैं जहाँ बैठा हूँ 920 mm रेनफॉल है। 920 mm रेनफॉल का मतलब इतना पानी बरसता है आपके पास साल भर। इतना पानी जिस राज्य पे बरसता हो, वो बेपानी हो जाए, वो कहे कि हम बेपानी हैं, उनकी सारी नदियां सूख जाए, मर जाए, ये कौन जिम्मेदार है? ये राज तो जिम्मेदार है क्योंकि वो उसका मालिक है, वो उसका कानून है, लेकिन समाज भी जिम्मेदार है। क्योंकि पब्लिक इसको मुद्दा भी नहीं मानती है, क्योंकि अगर चुनाव का समय आता है तो इस बात का कभी सवाल ही नहीं उठता ऐसे जगहों पे। जबकि हमारे यहाँ बिस्कौर एक ऐसा इलाका है जो पूरे बिहार में दूसरा प्रखंड में आता है जो सूखाग्रस्त। देखिए, ये जो सूखा
वोट का मामला नहीं बना, उसका कारण ये है कि वोट लेने वाले उस समाज के साथ ही रहते हैं। तो जो वोट लेने वाला नेता है वो अपने समाज को कैसे घुमाएगा वो जानता है, तो वो पानी के मुद्दे पे उसको आने ही नहीं देता, क्योंकि पानी का मुद्दा उस पर इसलिए नहीं आने देता है कि उस नेता को पानी का काम करना सबसे मुश्किल होता है। तो यदि नेता पानी के मुद्दे पे आ जाएंगे तो फिर जो वोटर है वो फिर उसको वोट देगा जो उस इलाके में पानी का काम किया। यार मैं ऐसे सैकड़ों एमएलए को जानता हूँ अलग अलग राज्य में भारत के, जो केवल पानी का काम करके एमएलए बने। हमारा पानी का एमएलए केवल पानी का काम करके 3 बार एमएलए बना। हमारा तेलंगाना का एमएलए वो पानी का काम करके एमएलए बना, फिर मंत्री भी हो गया, अब तो मंत्री भी है। मैं ऐसे बहुत सारे एमएलए को जानता हूँ जिन्होंने केवल पानी का काम किया, पानी के नाम पे वोट मांगे और उसको वोट मिले और लोगों ने बहुत अच्छे से उसको जिताया, क्योंकि उसने लोगों के लिए पानी का काम किया था। बिहार में पानी मुद्दा ही नहीं। बिहार में पानी इसलिए मुद्दा नहीं है क्योंकि बिहार में पानी है, नीचे धरती में पानी निकल जाता है। तो लोग कहेंगे अरे यार क्यों वोट के बदले में पानी का काम मांगे, क्योंकि हम एक बोर को लगा लेंगे, हैंडपंप चापाकल लगा लेंगे, चापाकल निकाल के पानी लगा लेंगे, हम क्यों मुखिया से कहें कि तू हमें पानी दे दे। तो बिहार की जो डायनेमिक्स है वो दूसरे राज्यों से अलग है, इसलिए बिहार में पानी का मुद्दा नहीं बनता। बिहार में बाढ़ वोट का मुद्दा बनता है। हर साल बाढ़ बनती है, क्योंकि बाढ़ में वो विकास का मामला नहीं है। बिहार में बाढ़ आती है, वो ऊपर की जो मिट्टी है ना पूरी धरती में नदी में जम जाती है, नदी का तल ऊपर उठ जाता है, तो जो पानी नदी में बहना चाहिए वो गांवों में और शहरों में घुस जाता है, तो गांव के और शहर के लोग गुजरने लगते हैं। तो वो जो बाढ़ है वो हमेशा राजनीतिक वोट का मुद्दा रहा है, लेकिन पीने का पानी अभी बढ़ने वाला है बिहार में पानी का मुद्दा, क्योंकि अब जो एक क्राइसिस है वो बढ़ रही है और सरकार भी उस क्राइसिस के समाधान के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय कर रही है। जैसे गंगा जल 2 करोड़ लोगों को सरकार ने दिया, जैसे ये भी 2020 में ये प्रोजेक्ट बना चालू हुआ। अब इसमें पानी नहीं है अलग बात है, लेकिन बना तो सही। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके बिहार में, दक्षिण बिहार में भी बने हैं, चल रहे हैं, पर पानी नहीं है। तो मैं बिहार सरकार को कहूँगा कि वो जरा अपनी भारत सरकार पे थोड़ा दबाव बनाए और उनका जो बिहार सरकार का पानी का राइट है वो लेकर आए। वो राइट उनको मिल जाता है तो ये सारी जो 5 छोटी नदियाँ सूखी हुई हैं इनमें फ्लो आएगा, और फ्लो आएगा तो पानीदार बन जाएगी। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा और हमको लगता है लोगों को बहुत जानकारी मिलेगी, शायद लोग समझ पाए। अब भाई ये जानकारी तो जब होती है जब आप उस इलाके में घूमते हैं। अब कल से घूम रहे हैं तो मुझे भी जानकारी हो रही है, मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा है और लोगों का भी बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही स्थिति रही तो लगता है सर कि बहुत जल्द ही पानी संकट से बिहार जूझने लगेगा। जैसी स्थिति यहाँ की मैं देख रहा हूँ, यदि ये स्थिति और 5-6 साल ऐसी कंटिन्यू की तो बिहार बेपानी हो जाएगा और फिर उसका हालत भी राजस्थान जैसा हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ के लोग समझदार हैं, थोड़ा पानी का काम करेंगे, इसलिए वैसी स्थिति नहीं बनेगी, राजस्थान जैसी नहीं बनेगी। लोग थोड़ा लग के यदि काम करेंगे तभी तो ये सब आज पाचने नदी के लिए चिंतित हैं। तो यदि ये चिंता आती है तो इसको क्रांति कहते हैं। ये जो क्रांति है ना, ये हमारे मस्तिष्क से शुरू होती है। मन में जब विचार आया कि यार ये पंचायत सूख गई है, मर गई है, तो उसको देखना, समझना सबसे ज्यादा जरूरी काम है कि पहले जो संकट है, जिस चीज का संकट है, उसको जाके देखना, उसको जाके समझना और फिर समझ के समाधान खोजना। तो यदि ये लोग आज यात्रा में है, इस खोज यात्रा में, पानी की खोज यात्रा में जो ये यात्रा चल रही है, उस यात्रा में इन लोगों का मन मस्तिष्क खुलेगा और एक तरह से बिहार में पानी की नई क्रांति पैदा होगी।